तो चलिए जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब पूरे यूरोप में ना बदलाव की एक आग सी भड़क उठी थी। हम बात कर रहे हैं 1830 से 1848 के बीच के समय की। इसे क्रांतियों का युग भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा तूफानी दौर जब नए नए विचार पुरानी सत्ताओं से सीधे टकरा रहे थे। और पता है, इस पूरी उथल-पुथल के पीछे इसके दिल में सिर्फ दो बड़े आइडियाज थे। पहला, आज़ादी, और दूसरा, राष्ट्रीय पहचान। सुनने में ये सिर्फ शब्द लगते हैं, है ना? लेकिन इन विचारों में इतनी ताकत थी कि ये पूरे महाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकते थे। तो आज की हमारी चर्चा इसी क्रांतिकारी युग के बारे में है। हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे पूरा महाद्वीप एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा था। फिर बात करेंगे 1830 की उस चिंगारी की। देखेंगे कि संस्कृति कैसे एक हथियार बन गई, कैसे भूख ने विद्रोह को हवा दी, और आखिर में समझेंगे कि इस क्रांति को एक अधूरी क्रांति क्यों कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब यूरोप सचमुच एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा था। माहौल एकदम तनाव से भरा था। ये असल में पुरानी व्यवस्था और नए विचारों के बीच एक सीधी टक्कर थी। इनमें से जो पहला बड़ा विचार था वो था उदारवाद। अब उदारवाद का मतलब सिर्फ आज़ादी आज़ादी चिल्लाना नहीं था। नहीं, इसकी मांगें बहुत गहरी थीं। लोग कह रहे थे कि भाई राजा की मनमानी अब और नहीं चलेगी। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो संविधान के हिसाब से काम करे, जहां हर नागरिक के अधिकार सुरक्षित हों, और हां, प्रेस को सच लिखने की पूरी आज़ादी मिले। और दूसरा बड़ा विचार था राष्ट्रवाद। इसका सीधा सा मतलब था एक भावना कि भाई जिनकी भाषा एक है, संस्कृति एक है, इतिहास एक है, उनका अपना एक अलग देश होना चाहिए। लोग अब किसी विदेशी साम्राज्य के नीचे नहीं रहना चाहते थे, वो खुद पर शासन करना चाहते थे। तो सोचिए, जब आज़ादी की मांग और अपनी पहचान की मांग ये दोनों एक साथ मिल गईं, तो कितना विस्फोटक माहौल बन गया होगा। तो अब देखिए मुकाबला किसके बीच था। एक तरफ थी सदियों पुरानी राजशाहियां जो किसी भी हाल में अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहती थीं, और दूसरी तरफ थे क्रांतिकारी। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये क्रांति तलवारों से नहीं बल्कि कलम और विचारों से लड़ी जा रही थी। इसके लीडर कोई सेनापति नहीं थे, बल्कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे। प्रोफेसर, क्लर्क, लेखक, वो लोग जो एक नए यूरोप का सपना अपनी आंखों में लिए घूम रहे थे। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई 1830 में एक छोटी सी चिंगारी से। एक ऐसी चिंगारी जो देखते ही देखते पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गई। सब कुछ शुरू हुआ जुलाई 1830 में फ्रांस से। वहां एक क्रांति हुई और बॉर्बन राजशाही को उखाड़ फेंका गया। जैसे ही ये खबर फैली, इसकी आंच दूसरे देशों तक भी पहुंच गई। ठीक एक महीने बाद अगस्त में फ्रांस से प्रेरणा लेकर बेल्जियम ने अपनी आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी। और फिर 1832 आते आते ग्रीस भी ऑटोमन साम्राज्य से आज़ाद हो गया। मतलब फ्रांस की एक घटना ने पूरे यूरोप में क्रांति की एक लहर सी चला दी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही थी। असली जंग तो लोगों के दिलों और दिमागों में चल रही थी। और यहीं पर संस्कृति एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर सामने आई। राष्ट्रवाद को गढ़ने में, उसे शक्ल देने में संस्कृति का बहुत बड़ा हाथ था। ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को खोजने और फिर उसे गर्व के साथ अपनाने की लड़ाई थी। तो कलाकारों ने, कवियों ने, संगीतकारों ने, सबने मिलकर लोक कथाओं को, लोकगीतों को और राष्ट्रीय संगीत को जरिया बनाया। इनके जरिए लोगों के अंदर एक दूसरे से जुड़ाव की, एक साझा पहचान की भावना जगाई गई। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है पोलैंड। उस समय पोलैंड पर रूस का कब्जा था। वहां के लोगों के लिए अपनी भाषा बोलना, ये अपना राष्ट्रीय संगीत बजाना, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि ये रूसी शासन के खिलाफ विरोध का, अपनी पहचान जिंदा रखने का एक बहुत ताकतवर तरीका बन गया था। अब देखिए, बड़े बड़े आदर्श और सांस्कृतिक गौरव अपनी जगह थे, लेकिन क्रांति की आग को जो असली हवा मिली ना, वो मिली पेट की आग से। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये दौर था भूखे 40 के दशक का, जब आर्थिक तंगी ने विद्रोह की जमीन तैयार कर दी। 1830 का जो दशक था वो पूरे यूरोप के लिए बहुत मुश्किल था। एक तो फसलें खराब हो गईं, ऊपर से कारखाने बंद होने लगे। नतीजा, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, शहरों में गरीबी बढ़ रही थी और गांवों में भुखमरी। लोगों के मन में हताशा और गुस्सा दोनों एक साथ भर रहे थे। और यहीं से चीजें बदलना शुरू हुईं। ये आर्थिक तंगी धीरे धीरे एक राजनीतिक विद्रोह में तब्दील हो गई। देखिए कैसे। पहले तो लोग भुखमरी और गरीबी के खिलाफ सड़कों पर उतरे, लेकिन बहुत जल्दी उनकी मांगें सिर्फ रोटी तक सीमित नहीं रहीं।
अब वो राजनीतिक अधिकार मांग रहे थे, एक संविधान की मांग कर रहे थे और आज़ादी की मांग कर रहे थे। और इसी सब का नतीजा था 1848 की वो जबरदस्त क्रांतियां जिन्होंने सच में पूरे यूरोप को हिलाकर रख दी। तो इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियों का आखिर हुआ क्या? क्या ये कामयाब हुई? चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। इसे अक्सर एक अधूरी क्रांति कहा जाता है, लेकिन इसकी एक ऐसी विरासत है जिसका असर आज भी महसूस होता है। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये क्रांतियां फेल हो गईं? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सच तो ये है कि इस कहानी में हार भी है और जीत भी। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो हाँ, ज्यादातर विद्रोहों को ताकत के जोर पर कुचल दिया गया, पुरानी राजशाही व्यवस्था वापस आ गई। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देखें तो इन क्रांतियों ने यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया। अब राजाओं को भी यह बात समझ में आ गई थी कि जनता की आवाज को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता, उन्हें सुधार करने पर मजबूर होना पड़ा। पहली बार लोगों की ताकत को एक पहचान मिली। और सबसे जरूरी बात, पावर के बैलेंस में एक परमानेंट बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। भले ये क्रांतियां फौरन अपने सारे लक्ष्य हासिल नहीं कर पाईं, लेकिन इन्होंने भविष्य में होने वाले बहुत बड़े बदलावों के बीज बो दिए थे। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि जब आम लोग अपनी आवाज़ को, अपनी ताकत को पहचान लेते हैं तो आखिर होता क्या है। ये था 1848 का सबसे बड़ा सबक था, और शायद ये आज भी उतना ही मौजू है।